तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे जो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही थी उसके नेक्स्ट भाग की, जिसका पार्ट है ये 3rd नंबर। अगर आप लोगों ने 2 पार्ट अभी पिछले नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उनको देखिए और फिर इस पार्ट को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज के 10 क्वेश्चंस, टॉप 10 क्वेश्चंस के जो प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में आए हुए हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। जितना ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इसका एक्सप्लेन आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग 21वें नंबर क्वेश्चन की, और इससे पहले 20 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि वह क्रांतिकारी कौन था जिसने हार्डिंग बम विद्युतीय में शामिल नहीं था। यानी कि ऐसा क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम जो हुआ कांड हुआ था उसमें कौन सा शामिल नहीं था। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। वह क्रांतिकारी हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, इसमें कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन से देखिए, पहला लिखा हुआ है अमीचंद, दूसरा भगवती चरण वोहरा, तीसरा बाल मुकुंद और चौथा अवध बिहारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वोहरा, अवध बिहारी, मुकुंद, ठीक है, बाल मुकुंद और अमीचंद। इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, क्या लग रहा है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भगवती चरण वोहरा जो है ये बंगाल में जो हार्डिंग बम कांड हुआ था, जो दिल्ली में हुआ था, जो दिल्ली में हार्डिंग बम कांड हुआ था उसमें ये शामिल नहीं थे। ठीक है, इसमें ये शामिल नहीं थे और बाकी तीनों के तीनों शामिल थे, अमीचंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी। और इसके साथ साथ रास बिहारी बोस भी इसमें शामिल थे, लेकिन रास बिहारी जो बोस थे वो चले जाते हैं जापान, इसलिए उन पर यह मुकदमा लगने से बच जाता है और बाकी जितने भी 3 थे तीनों के तीनों को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो चलिए इसके एक्सप्लेन की बात करते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेन देख लीजिए, पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भगवती चरण वोहरा एक क्रांतिकारी थे, लेकिन जो लॉर्ड हार्डिंग बम कांड था उसमें शामिल नहीं थे। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली जो है, दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया था। हमने कहा था कि 1911 में इसको घोषित कर दिया गया था कलकत्ता में कि अब जो है कलकत्ता राजधानी नहीं रहेगी और इसको बम्बई जो इसको दिल्ली राजधानी बना दिया जाएगा। लेकिन 1912 में कन्फर्म ये हो गया था कि राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी कि 1912 में राजधानी बदल गई और इसी उपलक्ष्य में दिल्ली में महोत्सव का आयोजन किया गया था। उसी में ये 4 लोगों ने मिलकर के लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया था। तो 23 दिसंबर 1912 को राजधानी भारत का बनाने के उपलक्ष्य में आयोजित जुलूस के दौरान वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था। भगवती चरण वोहरा द्वारा बम का प्रदर्शनकारी पुस्तक लिखी गई थी। अब देखना यहाँ पे, जो भगवती चरण वोहरा थे इन्होंने पुस्तक लिखी थी बम का प्रदर्शन क्रांतिकारी, इसलिए ऑप्शन में ये मैंने डाला था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो लॉर्ड हार्डिंग बम कांड था इसे दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस षड्यंत्र का मुख्य अभियुक्त जो था वो रास बिहारी बोस था, लेकिन वो जापान चले गए, फलता मुकदमे से बच गए। इस कांड में 4 लोगों को फांसी दी गई। अमीचंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी लाल को 8 मई 1915 को फांसी दे दी गई और बसंत कुमार विश्वास को 11 मई 1915 को फांसी दी गई थी। यानी कि इसमें 5 लोग कुल शामिल थे। रास बिहारी बोस जो हैं जापान चले जाते हैं, इसलिए वो मुकदमे से बच जाते हैं, लेकिन 4 लोगों को 1915 में फांसी दे दी जाती है, अमीचंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और लास्ट में बसंत कुमार विश्वास। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और 22 तक देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, किसका कथन है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ये किसने कहा था। क्या वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, या फिर लॉर्ड कर्जन ने कहा था, या फिर लॉर्ड एचिंसन ने कहा था, या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों के द्वारा, इसका हो जाएगा एचिंसन ने। क्या कहा था, एचिंसन ने कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ये बात है 1919 की। कब की है, 1919 में। 1919 में चल रहा था तुम्हारा मोहम्मद अली, एक व्यक्ति थे मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली थे और इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा था, खिलाफत आंदोलन। कौन सा,
खिलाफत आंदोलन जो इनके द्वारा चलाया जा रहा था। और ये चाहते थे कि जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं के सपोर्ट में ना आए, लेकिन महात्मा गांधी जो है खिलाफत आंदोलन में आते हैं और इससे क्या करते हैं, बहुत सारे जो मुसलमान हिंदुओं से अलग हो रहे थे उनको अपने में मिला लेते हैं। और इसीलिए महात्मा गांधी जो मेन उद्देश्य था खिलाफत आंदोलन में जाने का वो ये था कि अंग्रेज जो है वो हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी जी की सफल सूझबूझ से ये ऐसा नहीं हो पाए। और इसीलिए एंचिसन के द्वारा कहा गया कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इसके बाद एंचिसन का कहना है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए हिंदू और मुसलमानों को परस्पर विरोधी बना देना चाहिए, एंचिसन का कहना है। मोहम्मद अली के इस बयान के आधार पर एंचिसन ने दुख प्रकट करते हुए कहा था, खिलाफत आंदोलन के दौरान 1919 में मोहम्मद अली ने कहा था वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में। अब देखो यहाँ से जो मुसलमानों की रणनीति का पता चलता है कि जो मुसलमान हैं वो अपने आप को धर्म से पहले जोड़ते हैं और हम भारतीय लोग कहते हैं कि हम भारतीय हैं। और जबकि मुसलमान जो है वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं उस देश का हूँ, पहले वो सबसे पहले कहेगा कि मैं इस धर्म का हूँ। ऐसे ही मोहम्मद अली ने कहा था। ये मोहम्मद अली वही है जो पाकिस्तान चला जाएगा बाद में। इसके बाद महात्मा गांधी के प्रयास से इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान काफ़ी समीप आ गए थे। इसके बाद 23 नंबर देखिए, धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये अभी जो तुम्हारा लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके बाद जो यूपी SSC पेट का क्वेश्चन 2022 में पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका सेम वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो उसी तरह के इस बार एग्जामों में आ रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि अनुच्छेद 112 में, बी कह रहा है अनुच्छेद 110 में, सी कह रहा है अनुच्छेद 111 में, और डी कह रहा है अनुच्छेद 117 में। तो क्या लगता है इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 जो है वो संविधान में ये बताता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अब देखो धन विधेयक की मैं इसमें यहाँ पे कुछ कंडीशन बता रहा हूँ कि सबसे पहले धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा के बाद इसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यसभा के बाद इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अब जो लोकसभा के पास इसको सबसे पहले भेजा जाएगा तो लोकसभा में लोकसभा के सदस्यों द्वारा इसको जांचा जाएगा और इसमें हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे और इसके बाद इसको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। अब राज्यसभा जो है अपने पास अधिकतम इस विधेयक को केवल 14 दिन तक रख सकती है। 14 दिन के बाद ये स्वतः ही अपने आप कहाँ पर पहुँच जाएगा, राष्ट्रपति के पास पहुँच जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगा, राष्ट्रपति इसकी देखरेख करेगा, जांच करेगा कि क्या है, सही है क्या नहीं सही है। राष्ट्रपति को लगता है कि ये धन विधेयक जो है ये गलत है तो इसको वापस कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, वापस कर देगा। एक बार वापस कर देगा, ठीक है, दोबारा फिर लोकसभा इसको भेजेगी, राज्यसभा फिर से भेज देगी इसको। दोबारा भी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि अभी भी इसमें कुछ खराबी है तो फिर भी इसको क्या कर सकता है, वापस कर सकता है। तीसरी बार क्या करेगा, लोकसभा से इसको पास करके विधेयक को भेजा जाएगा, राज्यसभा 14 दिन के बाद अपने आप से स्वतः भेज देगी इसको। लेकिन तीसरी बार भी अगर इसको राष्ट्रपति क्या करता है, भेज देता है, तो चौथी बार ये अपने आप से क्या हो जाता है, धन विधेयक बन जाता है। तो कहानी समझे, सबसे पहले लोकसभा में, राज्यसभा में भेजा जाएगा, इसको 14 दिन तक रोक सकती है राज्यसभा। इसके बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति अधिकतम 3 बार इसको क्या कर सकता है, डिले कर सकता है, लेकिन चौथी बार इसको अपने आप से पास हो जाएगा ये। तो अनुच्छेद नंबर 110 है। इसके बाद संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। उस विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है जिसमें कर से संबंधित प्रावधान या संचित निधि, आकस्मिक निधि या परिवर्तन से संबंधित प्रावधान है। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, मैंने ये बता दिया है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं पहले। इसके बाद देखिए
किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए थे? अगर आप लोगों को ये पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में अर्थव्यवस्था की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, वहाँ पर जाइए और वहाँ पे सारी पंचवर्षीय योजनाओं को मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप पंचवर्षीय योजनाओं को देख सकते हैं या फिर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, तो सबसे पहले आप पंचवर्षीय योजनाओं को देख सकते हैं या फिर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा पंचवर्षीय योजना जो है, 5वीं पंचवर्षीय योजना मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है देख लीजिए, किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए थे? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम को इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में चलाया जाता है। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में चलाया जाता है। और ये पंचवर्षीय योजना थी तुम्हारी 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। और इसी में 20 सूत्रीय नामक कार्यक्रमों को चलाया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी बेरोजगारी दूर करने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए गए। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1975 से हुई थी। उस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1979 तक रहा है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, बीपीएल परिवार की खपत में सुधार को मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, आवास विद्युतीकरण, सड़क आदि निर्माण का कार्य करना था। इसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पहली बार खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बनाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को शुरू कब किया गया था, तो 1974 से 1979 तक इस पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। और इस समय तुम्हारी प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इसके बाद 25वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो गाइस ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करें और आप लोग लाइक करके मुझे बता दें कि कैसा वीडियो लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ज़रूर 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 ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं, मैं ये बता रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। तो देखिए 25वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पशु, और यहाँ पे लिख लेना राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय पक्षी के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा विकल्प है इसमें जो राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय पक्षी के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए जापान का आइबिस है, न्यूजीलैंड का डोडो, या फिर कनाडा का गंजा ईगल, या फिर यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट। देखिए जापान का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो आइबिस के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी जो है ये डोडो नहीं है, डोडो नहीं है। और ये जो तुम्हारा न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है ना उसको बोलते हैं कीवी। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कीवी। इसके बाद देखिए यूनाइटेड किंगडम का है रॉबिन रेडब्रेस्ट, ठीक है। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूजीलैंड इसका गलत आंसर हो जाएगा। डोडो यहाँ का नहीं है, ठीक है। डोडो जो है ये मॉरिशस का है। कहाँ का है ये है मॉरिशस का, ठीक है, ये मॉरिशस का है। ओके, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? यहाँ ऑप्शन हो गया गलत बी नंबर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में न्यूजीलैंड डोडो सुमेलित नहीं है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। इसके बाद डोडो मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी है। आइबिस जो है जापान का राष्ट्रीय पक्षी है। गंजा ईगल कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी है। और यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु रॉबिन रेडब्रेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, लेकिन राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। एक बार फिर से यहाँ देख लीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु रॉबिन रेडब्रेस्ट है, जबकि गंजा ईगल जो है कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी है। तो आप लोग राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु जो है बहुत सारे देश जो हैं उन्हें मुख्य देशों के आप लोग याद कर लीजिएगा। मैंने 4-5 यहाँ पर लिखवा दिए। आइबिस जापान का राष्ट्रीय पक्षी, जबकि डोडो मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी। और मैंने आपको बताया कि जो ये तुम्हारा डोडो है ये मॉरिशस का है, जबकि न्यूजीलैंड का क्या है? तो न्यूजीलैंड का कीवी हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। और इसमें जनसंख्या के बारे में मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है, क्योंकि जनसंख्या वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2011 में जनसंख्या गणना हुई थी
और हर 10 वर्ष बाद इसको होना था, यानी कि 2021 में, लेकिन अभी तक नहीं हुई है, तो शायद इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कोट का चयन करें। देखिए इसमें से क्या बोल रहा है, प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद या फिर लखनऊ। कह रहा है घटते क्रम, यानी कि सबसे बड़े से छोटे की ओर। घटते क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, ठीक है, बड़े से छोटे की ओर आपको इनको सुव्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सारे ज़िले जो है ना, ये सारे के सारे ज़िले उत्तर प्रदेश के। इसमें आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा तो प्रयागराज में है, इसके बाद गाजियाबाद है या फिर मुरादाबाद है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे है मुरादाबाद, और तीसरे नंबर पे तुम्हारा गाजियाबाद है, और चौथे नंबर पर कौन है, लखनऊ है। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले है प्रयागराज, ठीक है, सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले प्रयागराज, और दूसरा कौन सा है, दूसरा तुम्हारा मुरादाबाद हो जाएगा, तीसरा गाजियाबाद हो जाएगा, और चौथा कौन हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहला, ठीक है, फिर कौन सा, तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, यानी कि पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा किस ऑप्शन में दिया, ए में देखो 1 3 2 4, ठीक है। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि बाकी ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में निवास करती है, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद, और चौथा लखनऊ में। इसके बाद चलिए इसके एक्सप्लेन के बारे में बात करते हैं हम लोग। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिले इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ हैं। आपको बताया मैंने अभी। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या के बढ़ते क्रम में महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती। अब देखो कह रहा है कि बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, और उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, यानी कि बढ़ता क्रम कौन कौन सा हो जाएगा। तो सबसे कम जनसंख्या महोबा में, फिर इसके बाद चित्रकूट में, फिर हमीरपुर में, और इसके बाद श्रावस्ती में। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग व्यक्ति किलोमीटर, यानी कि एक तुम्हारे 1 किलोमीटर में तुम्हारे लोग कितने रहेंगे, 829 लोग यहाँ पे निवास करते हैं। देश की कुल जनसंख्या का 16.5% उत्तर प्रदेश में निवास करता है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। जनसंख्या घनत्व वाले जिले, सबसे पहले तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, इसके बाद वाराणसी, इसके बाद लखनऊ। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है महोबा, हमीरपुर, सोनभद्र और ललितपुर। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे दूर दूर लोग रहते हैं, इसका मतलब ये। उत्तर प्रदेश का 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, फतेहपुर। 10 की कम, यानी ये 10 न्यूनतम 10 की, यहाँ पर न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे न्यूनतम 10 की वृद्धि दर फतेहपुर में होती है, फिर बागपुर में, फिर हमीरपुर, और फिर इसके बाद कानपुर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। 27वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, और करंट के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो मैंने करंट का भी यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है। तो कह रहा है कि हाल ही में हाल ही में किस राज्य ने, यानी कि किस राज्य ने देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है। हिमस्खलन का मतलब होता है कि अचानक से भूमि में जो भूकंप आता है, भूकंप आने से जो तुम्हारी बर्फ़ है, बर्फ़ वो अचानक से पिघलने लगती है, उसको हिमस्खलन बोलते हैं। और जब हिमस्खलन होगी तो वो जो बर्फ़ पिघले, तो उसके बाद बाढ़ या फिर बहुत तेज़ी से पानी का बहाव होगा, इससे बहुत सारे जो तटीवर्ती इलाके जो होते हैं वो उसमें बह जाते हैं। तो इसका पहले ही पता चल जाए, इसके लिए हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है। और ये कहाँ पर है, आप लोग ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तराखंड में है क्या, सिक्किम में, या फिर हिमाचल प्रदेश में, या फिर कर्नाटक में। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस तो मैं यहाँ पे ऐसे ही एलिमिनेट करवा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, कर्नाटक में क्या बर्फ़ पड़ती है क्या, नहीं ना, तो इसको हटाओ। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, ये 3 तो हैं, इनमें बर्फ़ पड़ती, इनमें बर्फ़ जमी रहती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम।
ठीक है। सिक्किम जो है भारत का पहला राज्य है जिसने हिमस्खलन निगरानी रडार को स्थापित किया है। ये जो हिमस्खलन रडार निगरानी रडार जो है इसको 10,000 फीट की ऊंचाई पे इसको स्थापित किया गया है। इसको भारतीय सेना के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, भारतीय सेना की सहायता से 10,000 फीट पर इसको स्थापित किया गया है और इसको सिक्किम में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? सिक्किम में स्थापित किया गया है। तो सिक्किम का सबसे उत्तरी भी ठीक है, सिक्किम का सबसे उत्तरी, यहाँ पर सबसे उत्तरी क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया है। अब सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, 2 प्रमुख दर्रे हैं जहाँ से कैलाश पर्वत में जाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा नाथुला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा। और दूसरा हो जाएगा जोजिप्ला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? जोजिप्ला दर्रा। ठीक है, जोजिप्ला दर्रा और नाथुला दर्रा दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित हैं? तो दोनों के दोनों सिक्किम में स्थित हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे याद रखना, देखो जो सिक्किम है ना, जो सिक्किम है वो नाक की तरह है। ठीक है, नाक की तरह। ठीक है, तो नाक से नाथुला, ठीक है, नाथुला और जोजिप्ला यहाँ पे याद रखना। ठीक है, तो 10,000 की फीट पर ऊंचाई पर इसको हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है। किस राज्य में? सिक्किम में। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा इसको स्थापित कराया गया है। नाथुला दर्रा और जोजिप्ला दर्रा यहीं पे स्थित है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे भारत का पहला हिमस्खलन रडार भारत में उत्तरी सिक्किम में स्थापित किया गया है, जो 3 सेकंड में पता लगा लेगा कि हिमस्खलन होने वाला है और कहाँ पर होगा। इसको 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। सॉरी, वहाँ पे 10,000 बताया था ना, तो इसको 15,000 फीट लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, जिसे भारतीय सेना के द्वारा स्थापित किया गया। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया था? तो आप लोग बताओगे सिक्किम में। कहाँ मनाया था इसको? तो इसको मनाया था सिक्किम में। ठीक है, कहाँ मनाया था इसको सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? सिक्किम में मनाया जाता है। नाथुला दर्रा, जोजिप्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, मैंने अभी बता दिया है। सिक्किम में विधानसभा की कुल सीटें 32 हैं। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार तमांग हैं। ठीक है, प्रेम कुमार तमांग जो हैं यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। विश्व की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये KBC में भी पूछा गया सवाल था 1 करोड़ का। कितने? 1 करोड़ रुपए का सवाल पूछा गया था ये, कि विश्व की एकमात्र ऐसी कौन सी धरोहर है जो मिश्रित है। तो कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब पूछे आपसे कंचनजंगा जो है वो चोटी किसकी है, तो वो भी बताओगे किसकी है? तो वह हिमालय की, किसकी? हिमालय की है। ठीक है, जो भारत में स्थित है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यही तुम्हारी कौन सी हो जाएगी? तो ये तुम्हारी कौन सी? कंचनजंगा। अब देखो माउंट केटू जो है ना वो वर्तमान में पाकिस्तान के पास है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि वो हमारी है, लेकिन एक्चुअली में बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है वो है कंचनजंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 28 क्वेश्चन नंबर, बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीबा पहल किस राज्य से शुरू की गई है? ठीक है, अलीबा पहल का संबंध जो है वो बाल विवाह से, और इसको किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शंस देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है और इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। क्या लगता है आपको इसका क्या आंसर हो सकता है? उत्तराखंड हो सकता है या फिर झारखंड हो सकता है या फिर छत्तीसगढ़ हो सकता है या फिर उड़ीसा हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि व्यूज़ जो हैं वो 200 तक आ जाते हैं, लेकिन लाइक जो हैं वो 12 ही 13 रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग लाइक कर दिया करिए। और क्या जाता है, पैसा तो नहीं लगता है ना लाइक करने में। अच्छा चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीबा पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, उड़ीसा में शुरू की गई। तो उड़ीसा से कुछ अहम पॉइंट्स हम लोग बात करेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और उड़ीसा में एक सूर्य मंदिर स्थित है। कौन सा है? सूर्य मंदिर स्थित है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सूर्य मंदिर
इसे ही ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। किसके? ब्लैक पैगोडा के नाम से इसे जाना जाता है। और इसे गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था। गंग वंश के द्वारा बनवाया गया था। और गंग वंश में एक शासक थे नरसिंह देव, नाम था उनका नरसिंह देव फर्स्ट। नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा इसको बनवाया गया था, जो गंग वंश के शासक थे। इसके बाद रज पर्व व धानु यात्रा, ठीक है, रज पर्व व धानु यात्रा। और इसके बाद ठीक है, इसके बाद रज पर्व हो गया, धानु यात्रा हो गया। ये प्रमुख त्यौहार जो हैं ये भी कहाँ के हैं? तो ये भी हैं उड़ीसा के। कहाँ के हैं? उड़ीसा के। अब हम लोग बात करें अलीबा पहल के बारे में, देख लेते हैं इसके अहम पॉइंट्स। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा अलीबा पहल की शुरुआत नयागढ़ उड़ीसा से की गई है। कहाँ से की गई है? नयागढ़ उड़ीसा से की गई है, जिसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है। बाल विवाह मुक्त उड़ीसा का पहला जिला गंजाम जिला है। सती प्रथा का अंत 1829 में विलियम बेंटिक ने किया था। सती प्रथा की बात देखो याद आ गई। 1829 में इसका क्या किया गया था? इसको पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया गया था। और इसको अवैध घोषित कराने में भारत के एक महापुरुष का योगदान था, जिसका नाम था राजा राम मोहन राय। दास प्रथा का अंत 1845 में एलन बरो के द्वारा किया गया था। दास प्रथा जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा दास प्रथा चल रही थी, उसको बैन करवाने में किसका अहम योगदान था? तो एलन बरो का। पाइका विद्रोह का संबंध उड़ीसा राज्य से। पाइका विद्रोह जो है ना, उड़ीसा के जनजातियों के द्वारा किया गया था, जबकि मोपाला विद्रोह जो है वो केरल से संबंधित है। अब देखना यहाँ से, नुआखाई, रज पर्व, धानु यात्रा, ये सब उड़ीसा के प्रमुख त्यौहार हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, मैंने बता दिया, जिसे गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में, या फिर जिनेवा में, या फिर पेरिस में, या फिर मनीला में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीला। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला। मनीला कहाँ पर स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर? फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस में स्थित है। और फिलीपींस भारत के पूर्व में स्थित है, ठीक है, भारत के पूर्व में स्थित है फिलीपींस। तो हम लोग बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में, अहम बिंदु। तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। यह एक आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी इसकी स्थापना। यह बैंक जो है इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है। इस बैंक की स्थापना 31 देशों के साथ हुई थी, लेकिन वर्तमान में अब इसमें कितने हैं? 68 सदस्य हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए है तानसेन, दूसरा है अब्दुल रहीम खाने खाना, तीसरा है मानसिंह, या फिर चौथा है उस्ताद लाहौरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद लाहौरी, ठीक है, उस्ताद लाहौरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस्ताद लाहौरी जो थे ना, ये एक कारीगर थे, ठीक है, ये एक आर्किटेक्चर थे, ठीक है, ना कि ये क्या थे? 9 रत्नों में शामिल थे। तो तानसेन जो है वो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, अब्दुल रहीम खाना शामिल थे, मानसिंह भी शामिल थे, और बीरबल भी शामिल थे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अकबर के 9 रत्नों में कौन कौन शामिल था, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाना, मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी और मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा को अकबर प्यार से बुलाते थे, क्योंकि ये खाने में जब ये खाना खाने जाते थे ना, तो इनको खाने में 2 प्याज बहुत पसंद थे, इसलिए इनको नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा रख दिया था, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। और वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर